हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दृष्टि द विजन का करंट अफेयर्स टुडे का आज 12 एपिसोड आपके बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है और इससे जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ही बनता है। और आज का जो टॉपिक है खासकर G20 है, उससे संबंधित जो है टॉपिक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि अभी अभी फिलहाल में G20 का सम्मेलन हुआ है। तो किसी भी एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जरूर देखें। और आपको पता होगा कि दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है ना, यह सभी बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इसको हम क्या किए हैं कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। तो अगर प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी क्या हो जाए, फायदा हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमने जो एक सीरीज चलाया है जो आज ये 12 एपिसोड है, ठीक है। तो अगर पीछे के एपिसोड अगर नहीं देखे तो वो भी देख ले, आपके लिए फायदा ही रहेगा। और अगर आप हमें प्यार देते रहें तो हम आपके लिए हमेशा इस मैगजीन का हर एक टॉपिक को वीडियो बनाकर आप तक लेते आगे आते रहेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पे। क्या है कि G20 में भारत की अध्यक्षता, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री से G20 में अगले वर्ष के लिए अपने एजेंडे के संदर्भ में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक बैठक को संबोधित किया, ठीक है। तो ये चर्चा में है। तो इसके और जो G20 के प्रमुख जो बिंदु है और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी या विभिन्न पीसीएस में, है ना। तो संभावित जो प्रश्न है उसको हम अगर पहले देख लेते हैं, क्योंकि इस 3 स्टार लगा हुआ है तो जरूर यह महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो इस टॉपिक को समझने में और फायदा होगा। इससे पहले हम इसको जो आता है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं अच्छे से, जो संभावित प्रश्न बन सकता है इस टॉपिक से। क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने में G20 समूह की भूमिका की समीक्षा करते हुए भारत के लिए G20 की अध्यक्षता के महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये चीज समझ में आ गया हो गया कि G20 भारत जो अध्यक्षता करेगा तो किस तरह से भारत की रणनीति रहेगा, इसके बारे में जरूर दिया होगा। तो आप अच्छे से जरूर वीडियो को देखें जिससे आपको फायदा हो सके, ठीक है। अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो G20 के जो प्रमुख बिंदु है वह क्या क्या है, तो गौरतलब है कि भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। आपके जो प्रीलिम्स व्यू से भी, ये आप वनडे एग्जाम के भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी आपका यह वीडियो आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि इससे आप जरूर छांट के करंट अफेयर्स के वीडियो जो है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो इससे जरूर आप छांट कर वनडे एग्जाम के लिए जो शॉर्ट नोट है वो बनाएं, ठीक है। तो भारत जो है कि 1 दिसंबर 2022 को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में G20 समूह के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो यहां से 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 2 से 3 से भी बन सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से, लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया तो आपके लिए फायदा ही है, ठीक है। उसके बाद है कि वर्तमान G20 समूह की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है ना। यह भी आपके लिए क्वेश्चन है जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपके संभावित प्रश्न भी आ सकता है। जिसने दिसंबर 2021 में इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण की थी। उसके बाद है कि क्रिप्टो करेंसी भारत द्वारा अगले वर्ष G20 की अध्यक्षता के दौरान क्रिप्टो करेंसी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है कि इससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने क्रिप्टो करेंसी के कारण मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में चिंता व्यक्त की थी। अगला पॉइंट है, आप कह रहे होंगे कि हम समझाते नहीं है। दोस्तों इस तरह से ज्यादा क्या होगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आप लोगों को भी लिए ये नहीं होगा कि आप देख पाएंगे, क्योंकि इसके सभी के पास उतना समय नहीं है। तो हम जो इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे भी पढ़वे कर देना, तो हम ये जो लिखा हुआ है आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसका एनालाइज खुद करें और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हम तक जो ये मैगजीन है आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम ये वीडियो के माध्यम से बोल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका एनालाइज खुद करें। अगला है कि डेटा सुरक्षा, ठीक है। वित्त मंत्री ने स्पैमिंग और गोपनीय डेटा
से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अगला है कि सरकार द्वारा शीघ्र ही देश में एक नया डेटा सुरक्षा कानून लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके लिए जो चुनौतियां हैं वर्तमान में, वह क्या क्या आ सकता है? ये क्या है चुनौतियां? तो आपको ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अच्छे से देखें। ये तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है जो भूमिका बना रहा है, लेकिन ये जो है आपको मेंस की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया है जो, ठीक है। तो वर्तमान में रूस यूक्रेन संघर्ष तथा चीन ताइवान तनाव, कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए उत्पन्न चुनौतियों से वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सहमति का अभाव किसमें? वर्तमान चुनौती में, ठीक है। तो हाल के दिनों में G20 देशों के बीच मतभेद के कारण समूह के कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। सितंबर 2022 में G20 की बाली यानी इंडोनेशिया में बैठक में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने में विफलता ने वर्ष 2015 में पेरिस में जलवायु वित्तपोषण पर और 2021 में COP26 में ग्लासगो संकल्प के प्रति G20 की प्रतिबद्धता पर प्रश्न खड़ा किया है। ऋण एवं निवेश, तो G20 के लिए माध्यम और निम्न आय वाले देशों में बढ़ती असमानता तथा बढ़ते गैर टिकाऊ ऋण को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी। अब अगला है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग, तो जलवायु वित्त पोषण के लिए विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन में शिथिलता देखी गई है। G20 के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों एवं इससे प्रभावित देश में निवेश की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, खाद्य सुरक्षा आदि चुनौतियों से निपटने हेतु व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी। G20 की भूमिका, हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचना विकास एवं निवेश के नए विकल्पों को अपनाए एवं सतत विकास के साझा प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। G20 विश्व का एकमात्र ऐसा आर्थिक मंच है जो विकासशील एवं विकसित देशों को एक साथ लाते हुए उन्हें आपसी समकालीन समस्याओं के समाधान करने के साझा प्रयासों को बढ़ावा देने का अवसर देता है। ठीक है, ये G20 की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है कि G20 के तहत वर्ष भर सामाजिक संगठन, थिंक टैंक, श्रम और व्यावसायिक समूह जैसे C20, T20, L20 और B20 आदि की अपनी समांतर बैठकें होती है। ठीक है, तो ये जो है वह G20 की भूमिका है, तो आपके लिए फायदा है मेंस के लिए। अगला देखते हैं टॉपिक क्या है कि मतलब इसी G20 के, तो भारत के लिए G20 अध्यक्षता का महत्व क्या हो सकता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार आगामी वर्षों में भारत की सतत आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। ये बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप ढालने में सहायक होगी। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया गया था और इनमें से अधिकांश मूलतः पश्चिमी देशों की आर्थिक नीति पर आधारित थे। ऐसे में वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में व्यापक सुधार लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
अगला पॉइंट है कि हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल पेमेंट, कोविड-19 वैक्सीन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में नए समाधान प्रस्तुत करते हुए विश्व के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल समाधान के माध्यम से वैश्विक स्तर ऐसे सुधारों को लागू कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, तो भारत G20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस समझौते के तहत घोषित NDC लक्ष्य को निर्धारित तिथि से लगभग 9 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया है। भारत G20 समूह के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब है क्या कि स्वास्थ्य अवसंरचना एवं वैक्सीन, तो कोविड-19 महामारी ने भविष्य की महामारियों के प्रति विश्व की सुवेद्यता के साथ वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए विश्व भर में स्वास्थ्य व्यवस्था के डिजिटलीकरण के साथ एक वैश्विक कोष स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। स्टार्टअप, तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर पारंपरिक उद्योगों एवं व्यवसायों को शिथिल प्रदर्शन के सापेक्ष विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप कंपनियां स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने में सफल रही है। इस क्षेत्र में भारत की सफलता को अन्य देशों में प्रसारित किया जा सकता है। अब G20 के बारे में देख लेते हैं। तो G20 विश्व का सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय आर्थिक फोरम है। G20 में यूरोपीय संघ के साथ 19 अन्य देश शामिल हैं। G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 की एशियाई आर्थिक संकट के बाद विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक मंच पर लाने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसके लाभ एक दशक बाद वर्ष 2007-8 की आर्थिक मंदी के दौरान वर्ष 2008 में अमेरिका की अध्यक्षता में G20 समूह की बैठक को राष्ट्र अध्यक्ष स्तर तक बढ़ा दिया गया। G20 के पहले 3 शिखर सम्मेलनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यापक सुधारों की आधारशिला रखी गई। इनमें कर चोरी या वंचन को रोकने हेतु देशों को ब्लैक लिस्ट करना, हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन, बैंकों के लिए मजबूत विनियमन और वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के आलोक में बढ़ते संरक्षणवाद को रोकने हेतु सक्रिय आदि शामिल हैं। G20 की स्थापना के बाद से ही इस समूह ने अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए इसमें जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा एवं प्रवास आदि जैसी समकालीन चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। इसका महत्व क्या है? तो G20 के सदस्य देश विश्व की 85% GDP, वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक आबादी को 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के शीर्ष बहुपक्षीय संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, विश्व व्यापार संगठन WTO और वित्तीय स्थिरता बोर्ड आदि के प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित बैठकों में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंच के तहत वर्ष भर सामाजिक संगठन, थिंक टैंक, श्रम और व्यावसायिक समूह जैसे C20, T20, L20 और B20 की अपनी समानांतर बैठकें होती है। कार्यप्रणाली, G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय या अस्थायी सचिवालय नहीं है,
बल्कि G20 की अध्यक्षता करने वाला देश समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप सदस्य देशों के साथ समन्वय के आधार पर वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है कि G20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच हस्तांतरित होती रहती है। साथ ही G20 के एजेंडे में निरंतरता बनाए रखने के लिए समूह की अध्यक्षता करने वाला देश 2 अन्य सदस्य देशों यानी पूर्व अध्यक्ष एवं आगामी अध्यक्ष के साथ मिलकर G20 ट्रोइका की स्थापना करता है। G20 एजेंडा 2 चैनलों के माध्यम से कार्यान्वित होता है। पहला है कि फाइनेंशियल ट्रैक, जिसे वित्त मामलों के लिए। दूसरा है शेरपा ट्रैक, वित्त के अलावा अन्य मुद्दे के लिए। साथ ही G20 शेरपा की नियुक्ति सीधे राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा की जाती है और समूह की बैठकों में उन्हें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अब आगे की राह क्या है? तो G20 समूह में वर्तमान में विश्व की सबसे सुभेद आबादी जैसे अल्प विकसित देशों LDC और द्वीपीय विकासशील देशों के साथ साथ क्षेत्रीय समूहों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। हाल के रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान G20 की बैठकों में सहमति के अभाव को देखते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती से बचने के लिए आवश्यक नियम बनाए जाने चाहिए। दोस्तों, ये रहा आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक से रिलेटेड अगले जो एपिसोड लेके आएंगे जिसमें भारत न्यूजीलैंड के सहयोग है, तो वो भी एपिसोड आप जरूर देखें, जिससे आपके लिए लगातार जो हम वीडियो बना रहे हैं तो आपके जो करंट अफेयर्स के नॉलेज है वो आपके साथ बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो शुरू में ही बोल दिए हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और आप इससे जल्दी से देख सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।